हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में दिया गया है, जिसमें जो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो 12 से 35 11 टू 35 तक दिए गए हैं। और ये अधिकार नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं और संरक्षण प्रदान करता है। ये हमें फ्रीडम देता है, प्रोटेक्शन देता है, जिसमें वे स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जी सके। मौलिक अधिकार का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुनिश्चित करना और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हमें इसलिए दिए गए यहाँ पे। और ये जो है भारतीय नागरिकों को सुनिश्चित किए आवश्यक मानव अधिकार माने जाते हैं। ये मानव अधिकार है जिनकी बुनियादी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है और राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के उद्देश्य रखते हैं। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहला है जस्टिफिएबल एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, न्यायालय द्वारा न्यायिक और प्रवर्तनीय। इसका मतलब है कि अगर कोई जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, अगर उन फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करता है, उस अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो इनको फोर्स कराने के लिए हम आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत, यहाँ सुप्रीम कोर्ट और यहाँ हाई कोर्ट के तहत हम इनको इन्फोर्स करा सकते हैं। मतलब अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो हम उसके खिलाफ आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ हम याचिका दायर कर सकते हैं और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है उनको इन्फोर्स करा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय है, ये न्यायिक है। अब सेकेंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एक्शन। अब ये जो है, जो मौलिक अधिकार है, मुख्य रूप से व्यक्तियों को जो राज्य, जो अपना स्टेट जो मनमानी कार्रवाई करता है ना, अगर ये प्रोविजन नहीं होते और अगर इनको सुरक्षा नहीं दी जाती तो राज्य के अपने हिसाब से पॉलिसी बनाता, हर किसी से मनचाहा टैक्स वसूल कर रहा है, मनचाही योजनाएं लाकर मनमानी कार्यवाही करते। और तो ऐसी मनमानी वाली जो कार्रवाई है, तो उनके खिलाफ ये मतलब जो आर्बिट्री एक्शन ले रहा है स्टेट, उसके खिलाफ ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। और कुछ कुछ इसमें ये सिर्फ केवल स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं है, इसके अलावा अगर कोई निजी व्यक्ति, जो प्राइवेट पर्सन भी अगर कोई किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को का वायलेशन करता है तो ये उसके विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आर्टिकल 21 में दिया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, तो इसके तहत अगर इसका कोई वायलेशन करता है, अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी इसका वायलेशन कर रहा है तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है नॉट एब्सोल्यूट, ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है मतलब ये नहीं कि हर वक्त कभी भी मिल जाएगा। मीन्स कि अगर राज्य की सुरक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, या कोई मॉरलिटी के लिए, शालीनता या इंटीग्रिटी जो है, अखंडता, संप्रभुता, देश की सॉवरेनिटी है ना, इसके लिए अगर देश के हित में है, अगर राज्य के हित में है, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि इस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं हो सकती, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगे जाएंगे, नहीं कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन ये नॉट है, मतलब इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जब आवश्यकता हो। अगर सॉवरेनिटी या कोई राज्य की सुरक्षा के लिए है ना, अगर कुछ ऐसा कोई काम हो रहा है तो जिसको रोकने के लिए ये लगाया जा सकता है। ठीक है, थर्ड है राज्य के खिलाफ है ये, मतलब ये राज्य को प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये मतलब जनता को प्रोटेक्शन देता है। ये यहाँ पे इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स कि
राज्य उनको जो स्वतंत्रता मिली है उसका अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ प्रवर्तन है, इसको एक इंडिविजुअल उनके खिलाफ यूज कर सकता है, मतलब राज्य अपनी लिमिट में रहता है इसके कारण। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, निलंबित किए जा सकते हैं, मे बी सस्पेंडेड। हाँ, तो जब इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है आर्टिकल 352 में, आपातकाल की उद्घोषणा होती है, तो वहाँ पे आर्टिकल 19 के तहत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ वो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि हमें ये दिया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो हम कोर्ट से इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल 352 में अगर कोई आपातकाल की घोषणा की गई है, उसके तहत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को निलंबित सस्पेंड किए गए हैं, तो उनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता कोर्ट में, तब ये प्रतिबंधित रहते, सस्पेंड किया जा सकता है, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है। मतलब राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होते, उसका इन्फोर्समेंट उस वक्त उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, उसका इन्फोर्समेंट थोड़े समय के लिए वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो सस्पेंड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अमेंडेड, ये अमेंड भी किया जा सकता है। इसमें आर्टिकल 368 में इसकी प्रोसेस दे रखी है कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन इस हिसाब से होना चाहिए जिसके के कारण हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, अल्टर तो हो सकता है लेकिन जो इसका कोर प्रिंसिपल वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, उसका कोर प्रिंसिपल जो है वो उसमें अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, बाकी उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। किसके प्रोसेस कहाँ दी है? 368 में आर्टिकल में दी गई है। नेक्स्ट है कैन बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर आर्म्ड फोर्स, सशस्त्र बलों के लिए सीमित किए जा सकते हैं ये। तो जो हमारी जैसे ये जो भी आर्म फोर्स है और मिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो इनके इंटरेस्ट के लिए, इनकी ये प्रॉपर काम कर सके, उनकी ड्यूटीज मेंटेन कर सके, वो डिसिप्लिन में रहे, तो यहाँ पर उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनके लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि उनको उनको ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, वो इस चीज को नहीं फॉलो वो करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो आर्म फोर्स के लिए यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध कर दिया जाता है, ताकि डिसिप्लिन में और उनके जो ड्यूटीज है वो प्रॉपर तरीके से देश के हित में, उनके हित में ये प्रॉपर तरीके से वो उसका निर्वाह डिस्चार्ज कर सके। इस कारण उसके जो काम करना, मतलब कर्मी है, जो सशस्त्र बल के आर्म फोर्स के जो एम्प्लॉय के अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मार्शल लॉ के तहत प्रतिबंध किया जा सकता है, कैन बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर मार्शल लॉ। अगर मान लो कहीं पे मार्शल लॉ अप्लाई किया गया है, अगर मार्शल लॉ लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो भी सिविलियन फंक्शन है, जो भी नागरिकों के कार्य होते हैं, उस पर मिलिट्री कंट्रोल हो जाता है, वो वहाँ के सारे कार्यों को कंट्रोल करने लगती है। तो ऐसे में जिस क्षेत्र में ये मार्शल लॉ लगाया गया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कर, मतलब वहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि वो उनके हिसाब से काम करेंगे, जो रेस्ट्रिक्ट मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो कंट्रोल करा है मिलिट्री ने, वो उस हिसाब से काम होगा। तो यहाँ पर कोई नागरिक ये नहीं बोल सकता है कि मुझे फंडामेंटल राइट्स है तो इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर वायलेशन हो भी रहा है तो वो कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान द्वारा सुनिश्चित है। इसमें सीधे से ये हमें दिया कहाँ से, स्पष्ट रूप से कहाँ दिए गए हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या माना जाता है, ये हमारा सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ माना जाता है। तो सुप्रीम लॉ में ये हमें राइट्स दे रखे हैं, तो ये गारंटेड है कि ये साधारण कानून के तहत नहीं दिए, नॉर्मल लॉ जो एक्ट हमने बनाया ये हमें सुप्रीम लॉ के तहत मिला है, तो ये गारंटेड है और इसका कोई वायलेशन नहीं कर सकता, मिलेंगे ही मिलेंगे ये हमें। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे कुछ
कि ये इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये स्टेट के खिलाफ हम यूज कर सकते हैं, ये सस्पेंड किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड है ये आर्म फोर्स के लिए, और मार्शल लॉ के अंडर रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो ये कौन कौन से दिए हैं उसके एक शॉर्ट ब्रीफ देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, तो ये आर्टिकल 14 से 18 दिया है, जिसके अंदर 14 में दिया है कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण। 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया है। 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर पर बारे में बताया गया है। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का उन्मूलन 18 में दिया गया है। ठीक है, अनटचेबिलिटी का एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और है ना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, एबोलिशन ऑफ टाइटल। सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, तो आर्टिकल 19 से 22 में दिया है। तो यहाँ भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा संघ बनाने, आवागमन, निवास, व्यवसाय का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में संरक्षण है। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 में शिक्षा का अधिकार। 22 में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। तो ये हमें फ्रीडम के जो दिए, फ्रीडम के जो है 19 से 22 तक है। फिर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड जो हमको राइट मिले हैं, तो वो आर्टिकल 23 और 24 में दिया है। तो 23 में बोला है मानव व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है। 24 में कारखानों में बच्चों की रोजगार पे निषेध, रोक लगाई गई है। फिर आता है हमारा रिलीजियस, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कोई सा भी हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें 25 से 28 तक दिया है। 25 में धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन, 27 में कर भुगतान पर धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध, 28 में धार्मिक अनुदेश और पूजा की स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट है 5 संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, कल्चर और एजुकेशनल राइट्स, तो 29 और 30 में दिया है। तो 29 में अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी, उनके हितों का संरक्षण के बारे में बोलता है, और यहाँ पे माइनॉरिटी से रिलेटेड जो सेक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो स्थापित करने और उसका प्रबंध करने के अधिकार के बारे में बोला है। 6th जो है हमारा, अगर इनमें से किसी का वायलेशन होता है कोई, तो इसको इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार। तो ये हमें 6 टाइप्स के हमको फ्री वो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन इस पे ऐसा बन सकता है कि कितने टाइप के बने, कितने टाइम के हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये एक ब्रीफ था। चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा का सुरक्षा करता है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है हमारी लाइफ के, हमारी, है ना। ये नागरिकों के राज्य के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ये लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। ये जरूरी है हमें, हमारी लाइफ जीने के लिए, हमें अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये राइट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन का अधिकार देते हैं। ये अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच एक संतुलन बनाते हैं। तो यहाँ राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और व्यक्ति को भी अपनी लिमिट में ही जो एक ड्यूटीज दे रखी है, जो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो इनके भी संतुलन बनाता है, और ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की शक्ति का दुरुपयोग ना हो, और वो ठीक है। अब पहला है आर्टिकल 12। तो यहाँ पर राज्य शब्द उपयोग किया गया है। तो राज्य मतलब कोई पर्टिकुलर एमपी, यूपी, ये नहीं। राज्य में क्या क्या शामिल होगा, इसमें ये बात को क्लियर किया गया है। तो राज्य के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया, तो भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं और स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं इसमें। अब इसमें जो अन्य प्राधिकारी जो है, वो भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन अन्य सभी अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है।
जो अन्य अधिकारी है यहाँ पे अब क्लियर नहीं है, तो इसके लिए बहुत बार ऐसे जो भी केस मतलब केसेस हुए हैं जिसके तहत ये लेट डाउन किया गया है कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो से रिलेटेड केस लॉ है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल का केस है, जिसमें जो आर्टिकल 12 में जो हमने अन्य प्राधिकारी शब्द यूज किया है उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो वे सारे प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित किए जाते हैं और जिन्हें विधि उपविधि आदि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे जो भी मतलब प्राधिकारी ऐसे जो भी प्राधिकारी होंगे, इंस्टीट्यूट होंगे जो कि संविधान के तहत बनाए हैं या किसी एक्ट के तहत बनाए गए और जिन्हें ना विधि है ना लॉ सब लॉ आदि सब निर्मित करने की शक्ति प्राप्त है, तो उन्हें अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट है कि ये तो राज्य के अंतर्गत ये आएगा और यह सुनिश्चित करता है, अब ये क्या, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी सरकारी संगठन, मतलब इनमें से कोई भी जो सरकारी संगठन है अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो न्यायिक जांच के अधीन हो सकता है। तो यहाँ पर ये है कि ये इसलिए क्यों डिफाइन किया गया है कि पहले क्लियर हो कि किसके खिलाफ हमें ये फंडामेंटल राइट्स मिले। तो यहाँ पे ये क्लियर किया है कि हमें इन सब के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स मिले और इनमें से कोई भी सरकारी संगठन अगर इस वायलेशन करती है तो वो न्यायिक जांच के अधीन आ जाएगा। इससे संबंधित कुछ केस लॉ है जो हम देख लेते हैं। ये सारे केस लॉ जो हैं ये सब जिसमें राज्य को परिभाषित किया है, किसी ना किसी बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बताया है कि ये राज्य की कोटि में आएगा या नहीं आएगा, और जो इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उन्हें हम डिटेल में देख लेंगे। तो पहला है कुलदीप नायर वर्सेस भारत संघ। तो यहाँ पे राज्य की परिभाषा पे निर्णय दिया गया है। दूसरा आर डी शेट्टी वर्सेस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। तो ये इम्पोर्टेंट केस लॉ है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा को विस्तृत किया गया है, मतलब इसके बारे में इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है जिसमें बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि जो प्राधिकरण जो सरकार का उपकरण या एजेंसी है आर्टिकल 12 के मतलब जो भी सरकार के प्राधिकरण है, मतलब गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्री एजेंसी वगैरह अथॉरिटीज है वो सारे राज्य की परिभाषा में आएगा। इसके लिए एक टेस्ट मतलब स्टेट एजेंसी है या नहीं, इसके लिए एक टेस्ट भी इस निर्णय में दिया गया था। तो कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया था, मतलब परीक्षण किए और उसके अनुसार ये कि ये सरकार की एजेंसी है या इसका उपकरण है या नहीं, इसके बारे में डिसाइड किया गया। तो सबसे पहले इसमें जो गाइडलाइन दी थी इसमें ये देखा गया था कि राज्य के वित्तीय संसाधन जो मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वित्तीय संसाधन है उसमें वहाँ वित्त पोषण जो उसको फाइनेंशियली मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है ये देखा जाएगा। उसके खर्चे कहाँ से हो रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है तो उसके बारे में देखा जाएगा। और यहाँ पे जो उसकी शेयर कैपिटल जो अंश पूंजी है वो किसके द्वारा धारित की गई, सरकार के द्वारा धारित की गई है। अगर सरकार के द्वारा धारित की गई तो वो कहीं ना कहीं सरकार की होगी, है ना। दूसरा, अब हमने यही देख लिया कि उसको वित्तीय सहायता कहाँ तक किस सीमा तक और उसे खर्चे कहाँ से कैसे पूरे हो रहे हैं उसके बारे में देखा जाएगा। और ये कि जहाँ एकाधिकार प्राधिकार का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर राज्य द्वारा अधिरोपित किया गया है या राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, ये चीज को देखी जाएगी। इसमें राज्य के द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण अत्यंत गहन है, ये चीज देखी जाएगी कि वो राज्य के द्वारा नियंत्रण किया जा पा रहा है कि नहीं। और ऐसा है कि निगम के कार्य लोक महत्व के हैं और शासकीय कानून से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, ये भी देखा जाएगा कि जो निगम कार्य कर रहा है वो क्या लोक महत्व के हैं। और अगर वहाँ पे कोई सरकारी विभाग है तो उसमें उसका कोई सरकार निगम का कोई सरकारी विभाग स्थानांतरित कर दिया गया हो, तो ऐसे कुछ इसमें
टेस्ट दिए गए थे कि जिसको देखा जाएगा कि उसकी ये राज्य के अंतर्गत आता है कि नहीं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाएगा कि ये राज्य के अंतर्गत है या नहीं। तो ये यहाँ पे केस जो है RD शेट्टी वर्सेस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, यहाँ पर एक गाइडलाइन दी गई थी कि जिसके तहत ये बताया जा सकता है, मापदंड दिया गया है कि ये इसके अंतर्गत राज्य के अंदर शामिल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट केस है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। तो इस केस में भी ये क्वेश्चन उठा था कि जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, और IFC इंडस्ट्रियल फाइनेंस कमीशन और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन राज्य की कोटि में आते हैं या नहीं, इस बारे में इस पे क्वेश्चन उठा था। तो यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि ये तीनों ही जो बॉडी है किसी न किसी संविधि के अंतर्गत बनाई गई है और इन्हें जो शक्तियां, जो कार्य सौंपे गए उसी विधि के तहत, उसी संविधि के तहत दिए गए हैं। तो ये अतः यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बताया था कि कोई भी प्राधिकारी किसी न किसी एक्ट के तहत बना होगा, अगर वो एक्ट के तहत बनाए मतलब वो स्टेट की, मतलब गवर्नमेंट की बॉडी होगी। तो यहाँ पर ये दिया गया था कि ONGC, LIC और IFC ये तीनों ही गवर्नमेंट बॉडी कहलाएगी, राज्य के तहत मानी जाएगी। नेक्स्ट है सोमनाथ वर्सेस भारत संघ। तो यहाँ पे भी आर्टिकल 12 के संदर्भ में संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। और नेक्स्ट है BCCI वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार। तो BCCI को राज्य नहीं माना गया है, यहाँ पर ये जो क्रिकेट एसोसिएशन है इसको राज्य नहीं माना गया है। यहाँ कुछ केस लॉज हमने देखे। चलिए अब नेक्स्ट अब है आर्टिकल 13 बोलता है कि जो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनेंगे वो शून्य होंगे। तो यहाँ क्लॉज फर्स्ट जो है 13(1) का जो क्लॉज 1 बोलता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके पहले की जो विधियां बनी हुई थी, जो भी लॉ बनाए गए थे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद उसके प्रोविजन के विरुद्ध जाते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वो एक्ट जो पहले से बना हुआ था उसके कोई प्रोविजन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो वो शून्य माना जाएगा। तो वो एक्ट शून्य माना जाएगा अगर वो पूरा का पूरा एक्ट उसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, या उससे कुछ प्रोविजन अगर कर रहे हैं तो कुछ प्रोविजन ही शून्य माने जाएंगे। और दूसरा इसका क्लॉज जो बोलता है वो बोलता है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है तो उसके बाद अब जो भी संसद या विधानसभा लॉ बनाएगी, राज्य विधानसभा लॉ बनाएगी, वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन न करते हो, ऐसे लॉ बनाएगी। तो संसद और राज्य विधानसभा कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तो ये इसके रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे दे दिए गए कि पहले वाले में तो जो है, जो पहले से बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के जो लॉ बने हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आने पर अब अगर कोई उसके फंडामेंटल राइट्स के ऐसे असंगत हो जाते हैं, उसके प्रोविजन या उसका वायलेशन कर रहा है, तो वो शून्य उस मात्रा तक होंगे। दूसरा क्लॉज बोलता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन लग गया है, अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो अब जो भी लॉ बनेंगे वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन न करे, ऐसे लॉ बनना चाहिए, मतलब उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसका थर्ड क्लॉज जो बोलता है, थर्ड क्लास में यहाँ पे विधि की डेफिनेशन दी कि विधि में क्या क्या, डेफिनेशन मतलब इंक्लूसिव इसकी फॉर्म दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि लॉ में क्या क्या आएगा। लॉ में क्या क्या आएगा, ऑर्डिनेंस आएंगे, ऑर्डर, बायलॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस, ये सब जो कि इंडियन टेरिटरी में इंडिया की जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में फोर्स है ना, तो ये सब लॉ के तहत आएंगे। ठीक है। अब इसी इसमें 3-4 जो मतलब ये जो आर्टिकल 7, चलिए पहले इसके केस लॉ देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। और आर्टिकल 13(4) जो उसका क्लॉज है वो बोलता है, 4 क्लॉज बोलता है कि इस आर्टिकल के तहत की कोई भी बात है, वो आर्टिकल 368 में क्या दिया है, अमेंडमेंट प्रोसेस दी है हमको।
है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेसिंग दी है। तो वहाँ पर अगर जो 368 में किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगा, मतलब ये जो आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आएंगे उस पर लागू नहीं होगा, इस बारे में ये बोलता है क्लॉज 4, है ना। तो अब नेक्स्ट जब इसके केस लॉ देख लेते हैं हम। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। क्योंकि देखिए अब यहाँ बोला था कि क्लॉज 4 जो बोलता है कि 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस पर ये क्लॉज लागू नहीं होगा, मतलब आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा, उसकी बात कोई लागू नहीं होगी। लेकिन इस डिसीजन में, इस मतलब केस में डिसीजन ये हुआ कि मौलिक ढांचा के सिद्धांत की स्थापना की गई, जिसमें कहा गया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियां हैं। मतलब संविधान में संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है लेकिन मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो आएंगे वो मौलिक ढांचे, जो हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत क्या है, आर्टिकल 13 का इनडायरेक्ट रूप से समर्थन करता है। क्योंकि देखो आर्टिकल 13 में क्या बोला कि कोई भी ऐसे लॉ नहीं बनेंगे जो इसको वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, कोई या जो है तो वो शून्य हो जाएंगे, है ना। और फिर बोल दिया था कि 13 का जो ये जो है आर्टिकल 13 368 के प्रोसेस पे लागू नहीं होगा। लेकिन वहां पर भी ये बोला गया, इस डिसीजन में ये बोल दिया गया कि 368 में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, पार्लियामेंट ने बोला कि आप अमेंड कर लो, कुछ भी मन चाहे कर लो, लेकिन जो अमेंडमेंट होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता है। तो इनडायरेक्टली रूप से वो 13 को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को संविधान के मौलिक ढांचे का हिस्सा मानते हुए समाप्त नहीं होने देगा। 13 जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, और जो 368 है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात करता है। तो वहां पर उसकी बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट्स भी शामिल है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली उसको बोला गया है। चलिए नेक्स्ट केस है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ठीक है, तो यहाँ संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने से रोका गया है इस केस के तहत। इसके पहले एक सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य का केस आया था, जिसमें बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो विधि शब्द में शामिल नहीं है, क्योंकि क्लॉज 3 में हमें विधि के बारे में बताया कि विधि में क्या क्या शामिल है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होंगे वो विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। और फिर गोलकनाथ का केस आया जिसमें ये बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आर्टिकल 13(3) में परिभाषित विधि शब्द में शामिल होंगे और ऐसी विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, मतलब अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पर उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर इन संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने से रोका गया है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट्स को में संशोधन नहीं किया जा सकता, इस केस में बोला गया है। फिर मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ के केस में मूल ढांचे की अवधारणा को बनाए रखने का बोला गया है। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का केस आया जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का व्यापक दायरा है। शंकर प्रसाद वर्सेस भारत संघ के केस है जिसमें संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की अनुमति दी गई। ये शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ का केस है, और इसमें जो अनुमति जो दी गई ना, ये मतलब ये 91 में ये केस आया था। तो यहाँ पर बोला है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की अनुमति दी गई, लेकिन वही बात है, हर जगह अगर चेंजेस कर भी रहे हैं तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 14, जो ये हमारा 14 से 18 तक के आर्टिकल है। ये पूरा एक जो है इसके बारे में हम देखते हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। सॉरी, अभी हम हाँ आर्टिकल 13 में कुछ और है। ये इस आर्टिकल के तहत हमें कुछ कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लाया गया, जो कि ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य के केस के तहत ये डॉक्ट्रिन आया गया है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई लॉ ऑलरेडी बना हुआ है और जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है
तो वहां पर उस मात्रा तक जहां तक वो वायलेट कर रहा है, अगर वो एक्ट पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो हम उस पूरे को शून्य बोल घोषित कर देंगे। लेकिन अगर उसका कुछ पार्ट ही अगर वायलेट, कुछ ही प्रोविजन ऐसे हैं और उसको उस मेन भाग को, अवैध भाग को शेष भाग से अलग किया जा सकता है तो हम उसे अलग कर सकते हैं। और बाकी के जो बचा हुआ एक्ट है, अगर उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है उस एक्ट को लाने का, तो उस एक्ट को ऐसे कैसे अप्लाई होने देंगे, सिर्फ उसका जो अवैध भाग है उसे ही हम अलग करेंगे। ठीक है, मतलब किसी अधिनियम में कोई अवैध भाग है तो उसको उसके शेष भाग से अलग करते हैं। तो अगर विधानमंडल ने जो एक्ट है या अधिनियम का जो मूल उद्देश्य है अगर समाप्त नहीं होता है ना, और उसको अलग किया जा सकता है, तो केवल उन्हीं को जो कि मूल अधिकारों से असंगत वाला भाग है उसे अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे एक्ट को नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उसी भाग को जो है अलग कर दिया जाएगा, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो लागू एज इट इज कर दिया जाएगा। और यदि अगर दोनों भाग ऐसे हैं कि अगर अवैध भाग को हटाया जाए, है ना, वो इस रूप से जुड़ा हुआ है कि अवैध भाग को निकाल दिया जाए तो अधिनियम का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। वो जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, उसका मतलब मेन पार्ट था, वो एक्ट बनाया ही उस पर्पस के लिए था, उस एक्ट को ध्यान में रखते, उस सेक्शन को ध्यान में रखते, और अगर वो सेक्शन ही हटा दिया जाता है तो वो फिर उद्देश्य विफल हो गया, तो फिर यहाँ पर पूरा का पूरा एक्ट असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहा जाता है। और इससे रिलेटेड जो केस है AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का केस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो डॉक्ट्रिन इसमें आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये बोलता है कि अगर जो संविधान पूर्व विधियां थी, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके पहले जो एक्ट बनाए गए थे वो अब एक्ट आ गए। अब हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स है उससे उस एक्ट के कुछ प्रोविजन वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो उतने वो भाग अवैध हो गया या पूरा एक्ट ही अवैध हो गया। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा अवैध हुआ है, इसको शून्य या खत्म नहीं होता है एक्ट, उस पर एक तरीके से एक आवरण आ जाता है, एक आच्छादन आ जाता है ना, एक्लिप्स आ जाता है उस पर कि वो अभी लागू नहीं है। लेकिन अगर कोई चेंजेस आते हैं, अगर कोई फंडामेंटल राइट या कुछ ऐसे चीजों में कुछ चेंजेस आते हैं बाद में, अधिकारों में कुछ कि उसको तो अगर बाद में अगर कुछ संविधान लागू सभी, तो यहाँ पर वो जो एक आवरण जो आ गया, मतलब वो पूरा एक्ट खत्म नहीं हुआ। संविधान के पहले जो राइट थे, जो भी राइट मिले हुए थे उसको वो इन्फोर्स करा सकते, उन सब व्यवहारों को वो वो वैध रहेंगे। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो एक्ट पे अवैध हो गया एक्ट, तो ये एक मृत टाइप के हो जाते हैं, मतलब खत्म नहीं होता है, अस्तित्व में तो होता है, अब वो लागू नहीं होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लगने से पहले अगर कोई हमें राइट मिला हुआ था या कोई हमारे पास अधिकार था ऐसा, तो उसको आज हम भले ही वो अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, लेकिन उस राइट को, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का था और तब हमें वो राइट मिल रहा है, तो उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है, उन अधिकारों दायित्वों को प्रवर्तित किया जा सकता है, वो वैध बना रहेगा। ऐसे सव्यवहार जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले किए गए थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले किए गए सव्यवहारों के लिए आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का इसमें लेट डाउन हुआ था, और ये भीकाजी वर्सेस MP, स्टेट ऑफ MP के केस में ये निर्धारित किया गया था। इस केस में बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधन के परिणाम स्वरूप मृतप्राय विधि पुनः सजीव हो जाती है ना। अगर हाँ, अगर कुछ संशोधन होता है और जिसके कारण जो ये एक्ट जो मृत हो गई थी, खत्म, उसको मतलब लुप्त नहीं हुई थी, मृत हुई थी, तो वो पुनः सजीव हो जाती है, क्योंकि संशोधन ने उस पर मूल अधिकारों के आच्छादन को हटा लिया है और विधि को सभी दोषों एवं अयोग्यता से निर्मुक्त कर दिया है।
जैसे ही, क्योंकि उस वक्त वो वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट्स को, इसलिए उसको रोक दिया गया था, उसको अब इन्फोर्स नहीं करा रहे थे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए इन्फोर्स करा सकते थे, लेकिन उसके बाद के लिए उस एक्ट को इन्फोर्स नहीं करा रहे। लेकिन अगर कोई चेंजेस होते हैं, अगर कोई अधिकारों में कुछ चेंजेस होता है, तो वहां पर और जिसके कारण वो एक्ट के जो प्रोविजन है वो वापस जीवित हो जाते हैं ना, उसमें उसके जो दोष थे, अयोग्यता थी, वो खत्म हो जाती है, तो वो वापस लागू किया जा सकता है ना। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स था और भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस था। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर मतलब कि कोई भी हमारे जो खुद जो व्यक्ति को मूल अधिकार मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले, वो खुद वॉलेंटरली स्वेच्छा से उसको त्याग नहीं कर सकता है। वे मतलब त्यागना है ना, अधित्याग का सिद्धांत बोलते हैं, तो वो उसको त्याग नहीं सकता है। इसके लिए केस था बेहरम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकार को छोड़ने के लिए और अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, वरन लोक नीति के आधार पर जन साधारण के हित के लिए संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत हित के लिए नहीं दिए, ये पूरे सभी जन साधारण के लिए दिए गए। तो ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दे कि मैं अपने हित को त्याग रहा हूँ, मैं अपने मौलिक अधिकार को त्यागता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, वो सभी को मिले हैं और सभी के लिए ही होगा। तो अधित्याग का सिद्धांत उन अधिकारों पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट केस जो होगा, अब है आर्टिकल 13 जो है वो क्या भूतलक्षी प्रभाव रखता है। तो ये आर्टिकल 13 का जो प्रभाव है वो भूतलक्षी नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की जो एक्ट है उन पे लागू नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से के बाद कोई एक्ट होता है उस पर लागू होगा। तो ये भूतलक्षी नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।